दुनिया भर में तमाम बाबा मौजूद हैं जो धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताते हैं, धार्मिक कहानियों को बताते हैं। वहीं दिल्ली के उत्तम नगर में एक ऐसे बाबा मौजूद हैं जो गरीबों को दवाइयाँ मुहैया कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिनको पूरी दुनिया मेडिसिन बाबा के नाम से जानती है। ओमकार नाथ जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं, कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसा किया जाए? ये आज से करीबन 15 साल पहले समझ लीजिए, लक्ष्मी नगर में मेट्रो के पिलर गिरे थे। ऑन द स्पॉट करीबन 2-3 आदमी एक्सपायर हो गए थे और इंजर्ड हुए थे। तो वो इलाका लगता है गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज का। तो मैं उस वक्त किसी कारणवश नोएडा जा रहा था, तो मैंने देखा भीड़ क्यों लगी हुई है। तो मैं नीचे उतर गया और मैं मदद करते करते मैं भी उनके साथ गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज। तो डॉक्टर अपना काम करते हैं। जब ऐसा कुछ घटना हो जाती है, इसमें 2 टाइम काफ़ी होता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक प्रिंट मीडिया, ये करना वो करना। उसी जगह मैं भी चला गया मदद करते करते। तो जो डॉक्टर से अपना इमरजेंसी में काम कर रहे थे वो अपना काम सब कर रहे थे। बाकी सब बड़ी परेशानी ये थी इस वक्त कि वो कुछ करे। तो एक डॉक्टर पेशेंट को बोल रहा था, भैया दवाई हमारे पास ख़त्म हो गई है और आपके पास से दवाई कोई हो लाने वाला है। पर ये जो एक्सपायर होने वाले आदमी थे, ये सिर्फ बहुत से आदमी थे यूपी, बिहार, राजस्थान के जो लेबर्स होते हैं, जो वहीं नीचे बैठ कर अपना खाना बनाना, खाना सोना, वो सोना। तो वो उनको कहाँ से दवाई लाएंगे? वो तो फुटपाथ पर रह रहे हैं, कहाँ पे वो करेंगे? तो ये बात तो बहुत छोटी सी थी उस वक्त, क्योंकि जब उन्होंने कह दिया भाई, तो उनके पास क्या था, एक वाक्य था कोई 7:15 8 बजे के आसपास का। अच्छा, उनको मैडम है कि जो भाई स्टॉक रहता, वो नर्सिंग स्टाफ है जो भी, वो 10 बजे आती थी। अब सवाल इस बात का कि वो तो बात करके चला गया, मैंने भी सुन लिया। बाकी मेरे दिमाग में अपने आप से दुनिया को आदमी हरा सकता है, बाकी अपने आप से लड़ना बहुत बड़ा संघर्ष है। यह है कि दवाई कहाँ है, ऐसा कौन सा घर है जिसमें दवाई नहीं हो? दवाई तो सब घर में पड़ी हुई है। कैसे इकट्ठी करी जाए, कैसे संघर्ष? मतलब मैंने उसी जगह एक प्रेरणा ली कि दवाई सब जगह है और दवाई उसको लाई जाए, आगे करी जाए। बस उसी जगह संघर्ष की कहानी शुरू हुई है मेरी। जी, किस तरीके से दवाइयाँ आप लेते हैं? लोगों को जाकर के क्या बोलते हैं कि दवाइयाँ दीजिए, कैसे बोलते हैं? पहले तो मैं मतलब 4-5 साल से मैंने माइक रख लिया, बाकी मैं हॉकिंग करता हूँ। हाँ साहब, है कोई जो बेकार की दवाइयों को दान करेगा, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है? 2-3 दफ़े चिल्ला लिया, फिर देख लिया आगे पीछे से कोई है तो नहीं, फिर उससे हॉकिंग। जस्ट लाइक हॉकर, सब्जी वाला नहीं बोलता आलू ले लो, बैंगन ले लो, टिंडे ले लो, तो मैं खाली दवाइयाँ मांगता हूँ। जी, दिन भर में कितनी जगहों पर घूम लेते हैं? कुछ अनुमान ऐसा कि इतना चल पाना, या ऑटो में या बस में या कार में, किस तरीके से पहले तो ट्रैवल मैं करते हैं? करीबन बसों से चलता था, फिर भी 10-15 किलोमीटर आराम से काम कर लेता था अपने। पर अभी भी मैं 3 व्हीलर पर जाता हूँ, हैंडीकैप की वजह से, तभी मैं 40-50 किलोमीटर पर रन कर जाता हूँ। कभी कभी 100 किलोमीटर भी काम कर लेता हूँ मैं। आपकी उम्र 88 ईयर्स है और आप एक हार्ट पेशेंट भी हैं, तो इन चीज़ों के साथ किस तरीके से काम कर पाते हैं? मदद के लिए कौन लोग हैं आपके साथ? नहीं नहीं, ये इंसान जवान या बुढ़े में मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये एक मेरे अपने हिसाब से बता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी कि अपने दिमाग फतूर में बुढ़ा हो गया। आपके दिमाग फतूर आ गया, मैं बुढ़ा हो गया, आप बुढ़े हो। आप मैं आज भी ये सोचता हूँ, जब फील्ड में काम करता हूँ, आपसे सवेरे मैंने बोला मैं ट्रीट हूँ, उस वक्त फ्रेशनेस, जब फील्ड में काम करना है तो मैं इसमें 35-40 का हूँ और वही फ्रेशनेस से काम करता हूँ। इतनी आपने दवाइयाँ दान कर दी इतने सालों में, 17 सालों में, सबसे महंगी कीमत की कौन सी दवाई थी जो किसी की मदद कर पाए? हमारे पास 1 रुपये का पत्ता भी आता है। बीच में हमारे पास 3 पत्ते आ गए थे, उनकी कीमत थी 2,04,435 रुपये। और ये हमारे जमील साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पर एम्स को डोनेट कर दिया। तो अब एक जानते रहते हैं, 6 लाख रुपए की दवाई एकदम से 3 पत्ते की कीमत, गरीब आदमी कहाँ से खरीद लेगा? विदेशों में कहाँ कहाँ गए? विदेशों में आउट ऑफ इंडिया, जी। आउट ऑफ इंडिया नहीं गया, भारत में गया हूँ, सब जगह, कई जगह। अच्छा। साउथ कंट्रीज में गया, मतलब सभी जगह गया हूँ, खाली एक ईस्ट बचा हुआ है, बंगाल वगैरह, मिजोरम ये बचा, बाकी साउथ में सब जगह गया हूँ, साउथ ईस्ट। दिन भर में किस तरीके से डील करते हैं? लोग दवाइयाँ मांगने आते हैं आपसे, कैसे उनको दिया जाता है? कौन टीम है आपके साथ? नहीं, दवाइयाँ हम तो टाइम लिखा हुआ है, सवेरे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2 से 3 लंच है, फिर 3 से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो दवाइयाँ कैसे अलग करते हैं? मतलब आप तो टेक्नीशियन थे, आप वहाँ पे ब्लड बैंक ये में। तो फार्मेसिस्ट बैठा हुआ, ये भी है काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर। तो आप ये टेक्नीशियन तो बात करिए, कैसे अलग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका काम है स्टाफ का।
अ, कब आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली जब आपने किसी की मदद करी दवाई देके? कोई एक ऐसा जीवन का इंसिडेंट जो आपको याद हो? मुझे दो जगह खुशी मिलती है। जब एक आदमी वाकर पे आता है, वो आता है, वो जो ठीक होकर वापस हेल्दी होकर आता है, वो मेरी एनर्जी है कि मैंने जो बच्चा जो पेपर दे के पास होता है ना, वो मैं पास हूँ। उन लोगों को जिस तरीके जो सहायता चाहिए थी, जो भी भगवान ने करी, मेरी इतनी औकात में मैं करता हूँ। तो बड़ी खुशी जब मेरा मरीज ठीक होकर मेरे पास आया है, इससे ज़्यादा मुझे और खुशी और क्या चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बताया कि छत्तीसगढ़ की 10वीं की किताब में सरकारी वो उसमें सब बेकार उसमें आपका एक चैप्टर है, वो आपको कब जानकारी मिली और कब से वो चैप्टर उस मुझे किताब में तीसरे मौजूद है? कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, 5वीं में पढ़ाया जा रहा है, 8वीं में पढ़ाया जा रहा है। ये 10वीं में मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चैप्टर है गवर्नमेंट पढ़ा रही है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना एक अलग बात है, पर गवर्नमेंट में पढ़ाना अपने आप में, छत्तीस गवर्नमेंट में 10th में पढ़ा रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और परिवार का कैसा सपोर्ट मिला इस चीज़ को देखते हुए? ये परिवार से ठीक सपोर्ट मिला, और चुनौतियाँ जब फील्ड में निकलते हैं तो चुनौतियाँ तो आनी चाहिए। मैं चुनौतियाँ आएगा तभी मजबूत होंगे। हमें अगर संघर्ष करना है, बहुत अच्छा करे तो सुन मैं दुखी हो गया। और कोई मेरी ये बताओ, उस काम में बुराई है, मुझे रिएक्शन हुआ, वो तो आदमी सुधरे, मैं करूँ अच्छा दुनिया के इससे क्या, वो कोई चुनौती नहीं है। उसको कोई नेगेटिव बोले कि आपका ये काम गलत है, मेरे वजह से ये हुआ, वो एक अलग है। आप उत्तम नगर में रहते हैं एक गली में, और आप क्या चाहते हैं सरकार किस तरीके से आपकी मदद करे, या किस तरीके से मदद करती आई है सरकार? थोड़ा इस चीज़ के बारे नहीं, में। सरकार मदद करे, बहुत मेहरबानी है। बाकी मैं चाहता हूँ इस काम के लिए कॉलेज के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बड़े आवाज़ है, जो भी इंसान मेरी बात सुन रहा है आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब पर, उन लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए कि उनके घर में दवाइयाँ बची हुई है, कोई इकट्ठी करे, गूगल पे मेडिसिन बाबा देखे। मुझे ये नहीं कि बाहर से दवाई, विदेशों से मेरे को दवाई आती है, ऐसी बात नहीं आती है। वो दवाई इकट्ठी करके मेरे पास पहुँचा है। जिसको दवाई की ज़रूरत है किसी भी तरह की, वो मेरे पास से ले जाए। वो दवाइयाँ नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेमोलाइजर, सेक्सल मशीन, व्हील चेयर, वाकर, एक मशीन आती है जिसमें ऑक्सीजन कैसे समझ में, वो कम से कम अब सस्ती हो गई है, 50,000 पैसे, 70-80 हज़ार से लाख वाला है। उसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर बाद में ऑक्सीजन मास्क लगाता है ना, तो वो मशीन अपने आप ऑक्सीजन बना के देती रहती है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर देना पड़ता है हमें, तो मशीन अपने आप ऑक्सीजन बनाती रहती है। अराउंड द क्लॉक वो बाथरूम में जा रहा कहेगा, तो मशीन भी है मेरे पास। तो एक से एक चीज़ें हैं, भगवान की कृपा है। जी बिल्कुल। कोरोना काल में हर इंसान को दवाइयों की कीमत और अपने रिश्तों की अहमियत पता लगी थी। वो दौर कैसा था आपके लिए उस समय? बहुत अच्छा था। जब कोरोना काल में हमें पब्लिक में जाने, मंदिर में 5 से ज़्यादा जाने, हमने शमशान घाटों से दवाइयाँ इकट्ठी करना शुरू कर दिया। आज भी मैं शमशान घाट पर, निगम बोध घाट है, ये आपके तिलक नगर में मेरा बक्सा था, पहले मैंने बता दिया। बाकी पंजाबी बाग में आज भी मेरा बक्सा लगा हुआ है। तो आदमी तो स्वर्गवास हो गया, पर उसको बच्चे दवाई उस बक्से में डाल देते। आज भी हम लाते हैं हर सोमवार मंगलवार को, कई गुरुद्वारे में रखी हुई, कई मंदिरों में बक्से रखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, बाकी शमशान घाट के अंदर तो कोरोना काल में नहीं कर सकते ना, हमारे तो मुर्दे जाएंगे तो जब पेशेंट की दवाई लेके डालेंगे। वो ये सब संघर्ष चलता रहता है। वो एक नया अध्याय था, अच्छा एक्सपीरियंस था वो। परिवार में बेटा है, बहू है। मेरा बेटा एक मानसिक रोग की है, वो अलग है। बहू मेरी है, वो अलग रहती है। वो अपने ई रिक्शा चलाती है, अपना पालन पोषण कर रही है। मेरा जो खर्चा पानी जो है आपस में चल जाता है, थोड़ा बहुत पब्लिक डोनेशन आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। मतलब मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मकान मेरे पास किराए का है, उसका किराया देना पड़ता है, पब्लिक के सहयोग से वो भी मिल जाता है। अब सबसे बड़ी परेशानी मेरे साथ क्या है कि अभी मुझे 15 तारीख के पहले ये मकान खाली करना है। तो मैं नया मकान देखा है, ये 4 रूम सेट है, वो 2 रूम सेट है। और मैं सरकार से जरूर सहयोग कर के भी प्रार्थना करूँगा कि मैं जब समाज के भी कुछ कार्य कर रहा हूँ तो मुझे सहयोग मिलना चाहिए, आर्थिक सहायता और दवाइयों का सहयोग मिलना चाहिए। पहले बता दादा, अच्छा है गंदा है? अच्छा है। ये थे हमारे साथ मेडिसिन बाबा, जिन्होंने अपने जीवन की कहानी की शुरुआत से लेकर के अभी तक के सारे दौर को साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो एक हॉकर्स की तरह जा कर के लोगों से दवाइयाँ मांगते हैं, उनको गरीबों में दान करते हैं। वही वह चाहते हैं सरकार से कि जो मेडिकल का एक पूरा एक मेडिसिन बैंक बनाना चाहिए हर अस्पताल के अंदर। इसके अलावा वो चाहते हैं कि अगर
समाज सेवा के तौर पर वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो सरकार को उनकी थोड़ी आर्थिक मदद करनी चाहिए। मैं शशिकला सिंह, ईटीवी भारत, नई दिल्ली से।